लास्ट क्लास में वो प्रोग्राम हमने देखा था, ठीक है ना। तो इस प्रोग्राम में देखा था कि हमने प्रोग्राम में 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ए बी टी। ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20 और टी में हमने ए और बी का ए और बी का समीशन स्टोर किया। और इसके बाद हमने 2 तरह से वैल्यू प्रिंट कराई। पहली बार आउटपुट आएगा टोटल इज 30 और दूसरे बार आउटपुट आएगा 10 + 20 इज इक्वल टू 30। एक बार फिर से इसको चला के देख लेते हैं। तो इस तरह से आपका ये आउटपुट आया। तो हमने देखा था कि प्रिंटफ की हेल्प से किस किस तरह से आउटपुट को आप स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम में ये बेसिकली प्रोग्राम जो है वो क्या है कि 10 और 20 के एडिशन का बना है। तो प्रोग्राम जो है हमेशा क्या बनाए जाते हैं, जेनरिक फॉर्म में बनाने की कोशिश की जाती है। मतलब प्रोग्राम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो किन्हीं 2 स्पेसिफिक नंबर का टोटल करे। प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जो किसी भी 2 नंबर का क्या कर सके, टोटल कर सके। तो यहाँ पे यदि मेरे को 10 और 20 की जगह यदि किसी और 2 नंबर का समीशन कराना है तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब प्रोग्राम मेरे को 10 20 की जगह कोई और 2 नंबर लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। पर यहाँ पे हर बार मतलब क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ऐसा तो ठीक नहीं है कि आपको प्रोग्राम में चेंज करने पड़े चलाने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रोग्राम में ए और बी वेरिएबल जो है इनकी हमने वैल्यू जो है यहाँ पे क्या की है, प्रोग्राम में फिक्स कर दी है कि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। और वेरिएबल की वैल्यू को हम रन टाइम पे भी यूजर से इनपुट करवा सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल को बेसिकली 2 तरह से इसमें वैल्यू डाली है, एक होती है डिजाइन टाइम और एक होता है रन टाइम। तो डिजाइन टाइम वैल्यू डालने के लिए जैसे हमने लिखा ही है इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, पर आफ्टर एग्जीक्यूशन यदि इसमें वैल्यू डालनी है तब हमको यहाँ पे एक दूसरे स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो आज हम इसी स्टेटमेंट को देखने वाले हैं। ये स्टेटमेंट है आपका स्कैन फंक्शन, ठीक है ना। तो स्कैन फंक्शन से हम वेरिएबल में वैल्यू को इनपुट करवा सकते हैं। और यहाँ पे वैल्यू इनपुट कराने के लिए इसका सिंटेक्स जो है वो काफी हद तक सेम है किसके जैसे, प्रिंटफ जैसे, पर थोड़ा सा अंतर भी है। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा स्कैन एफ, यहाँ लिखना पड़ेगा वेरिएबल का मोड और एम्परसेंड के बाद आएगी उसकी, एम्परसेंड के बाद आएगा वेरिएबल का नाम। तो ये हम फॉर्मेट का तब यूज करते हैं जब आपको किसी एक सिंगल वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करानी हो। और यदि हमको वैल्यू इनपुट करानी है एक से ज्यादा वेरिएबल में एक साथ, तो 2 ऑप्शन है, या तो आप क्या कीजिए कि स्कैनफ फंक्शन को बार बार यूज कर लीजिए, या दूसरा ऑप्शन है कि आप एक ही स्कैनफ के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा मोड, फिर यहाँ पे लिखा है वेरिएबल नेम, एम्परसेंड वेरिएबल नेम, एम्परसेंड वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे जो खास एक ध्यान देने वाली चीज ये है कि यहाँ जब वेरिएबल नेम देंगे तो सामने आपको क्या लगाना पड़ेगा, एम्परसेंड साइन का यूज करना पड़ेगा। तो एम्परसेंड साइन बेसिकली क्या है, एम्परसेंड साइन एक ऑपरेटर है जिसको बोला जाता है एड्रेस ऑपरेटर। तो एम्परसेंड वेरिएबल नेम इंडिकेट करता है क्या, एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल। तो एड्रेस हमको रेफरेंस देना पड़ेगा कभी भी जब हम यूज करेंगे स्कैनफ फंक्शन। तो यही एक कॉमन एरर भी है नीचे लिखा, जैसे कॉमन एरर कि नॉर्मली हम प्रिंटफ के साथ तो एम्परसेंड साइन नहीं लगाते हैं, पर स्कैनफ के साथ यदि एम्परसेंड लगाना आप भूल जाएंगे तो आपके प्रोग्राम में रन टाइम पे क्या होगा, आउटपुट जो होंगे वो क्या होंगे, गलत आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि स्कैनफ के साथ जब हम वेरिएबल नेम लगाएंगे तब वहां पे आपको एम्परसेंड साइन का यूज नहीं करना है, सॉरी, स्कैनफ के साथ एम्परसेंड साइन का यूज करना है और प्रिंटफ के साथ एम्परसेंड साइन का यूज नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे ये लिखा है ये, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए और बी आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, एम्परसेंड ए। तो स्कैनफ का काम ही है कि जैसे जब भी हम प्रोग्राम में स्कैनफ लिखेंगे तो प्रोग्राम यहाँ पे क्या होगा, स्कैनफ की वजह से वेट करेगा, जो भी मैं वैल्यू डालूंगा उसको वो एक्सेप्ट करके आगे जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम में देखते हैं, ये जैसे प्रोग्राम है आपका, मैंने a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20 को हटा दिया, इसके बदले यहाँ पे लिख दिया स्कैन एफ %d, एम्परसेंड a। स्कैन एफ है ना, अलग अलग तरीके से देखेंगे हम कैसे यूज करते हैं %d, एम्परसेंड b। तो देखिए जहां पे मैंने क्या लिखा था, a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20, वहां पे हमने इसको दोनों स्टेटमेंट को रिप्लेस कर दिया स्कैन एफ से, स्कैन एफ %d, और एज पर सिंटेक्स जो है होगा क्या होगा, %d, तो %d मतलब वेरिएबल का मोड आएगा और वेरिएबल नेम आएंगे a और b विथ एम्परसेंड साइन।
तो अब यदि मैं इस प्रोग्राम का आउटपुट बोलूँ कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, तो इस प्रोग्राम को आप सिर्फ देख के नहीं बता सकते इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि ए और बी की वैल्यू क्या होंगी। ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो पहले स्कैनफ की वजह से क्या होगा, कर्सर आके वहां पे वेट करेगा, जैसे कोई वैल्यू मैं इनपुट करूंगा वो वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, ए में। फिर कर्सर वेट करेगा दूसरे स्कैनफ की वजह से, इसके बाद मैं कोई दूसरी वैल्यू लिखूंगा तो वो वैल्यू कहाँ जाएगी, बी में। और इसके बाद क्या होगा, t इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब t में a और b की जो भी वैल्यू होगी उनका टोटल आएगा, और टोटल जो होगा आपका पुराने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो इसको चला के देखते हैं। ये पुराने प्रोग्राम का आउटपुट आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे एक बार, जैसे क्लियर स्क्रीन देखिए बाद में लगा है ना, क्लियर स्क्रीन बाद में लगा होने की वजह से क्या है कि वो स्क्रीन को क्लियर बाद में कर रहा है। तो सही तरीका है कि आप वेरिएबल डिक्लेरेशन के जस्ट बाद क्लियर स्क्रीन को लगा दीजिए। अब चला के देखते हैं। ये देखिए कर्सर यहाँ पे रुका है आके स्कैनफ की वजह से, तो यहाँ पे हमने कोई नंबर लिखा, फिर एंटर किया, फिर कोई नंबर लिखा, फिर एंटर किया, आपकी उन दोनों नंबर का टोटल यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना। सेकंड टाइम आप प्रोग्राम चलाइए, आप फिर से कोई नंबर इनपुट कर दीजिए, सपोज मैंने कोई थोड़े बड़े नंबर इनपुट कर दिए, तो देखिए इन नंबर्स का भी टोटल आपका स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, आ जाएगा। तो जो भी नंबर हम इनपुट करेंगे उनका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। बस कंडीशन है कि वो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो उस इंटीजर वेरिएबल या उस पर्टिकुलर डेटा टाइप की रेंज के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इस तरह से मतलब रन टाइम पे वेरिएबल की वैल्यू इनपुट कराते हैं, पर अब इसमें हम प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करेंगे। पहला चेंज ये करते हैं कि जहाँ पे जैसे मैंने सिंटेक्स देखा था कि हम दो वेरिएबल वैल्यू इनपुट कराने के लिए हमने क्या लिखा है, दो बार स्कैनफ का यूज किया है, पर आप एक ही स्कैनफ से भी दो वैल्यू एट अ टाइम इनपुट करवा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करते हैं और यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं %d और %a, %b। ठीक है ना। तो एक ही स्कैनफ में दो वेरिएबल की वैल्यू को हमने इनपुट कराया, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पहले हो रहा था। ये देखिए आउटपुट आपका सेम आ गया। अब क्या होगा कि जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे कर्सर ब्लिंक होता है। तो यदि कोई नया यूजर या थर्ड पर्सन इस प्रोग्राम को चलाए तो उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कोई नाम इनपुट करना है कि नंबर इनपुट करनी है कि डेट इनपुट करनी है, क्या करना है, कैसे पता चलेगा। ये प्रोग्राम हमने बनाया, हमको मालूम है कि यहाँ पे क्या करना है, तो इसके लिए तो हम यहाँ पे वैल्यू इनपुट करते हैं क्योंकि हमको मालूम है कि न्यूमेरिक वैल्यू के लिए प्रोग्राम बना है। ठीक है ना। तो अब हम इसके लिए क्या करें, इसके लिए अच्छा ये है कि हम स्कैनर से पहले एक स्क्रीन के ऊपर मैसेज दे दें, printf, यहाँ हम लिख देते हैं एंटर टू नंबर्स। तो अब देखिए जब मैं प्रोग्राम चलाऊंगा तो स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज फ्लैश होगा, एंटर टू नंबर्स। तो ये मैसेज जस्ट क्या है, यूजर को हेल्प करने के लिए यूजर को करना क्या है। तो अब देखने वाले को किसी भी पर्सन को समझ में आएगा कि यहाँ पे दो नंबर एंटर करने हैं। तो हमने दो नंबर एंटर किए और आपका स्क्रीन के ऊपर क्या आ गया, उनका ये टोटल आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से स्कैनफ का यूज हम करके वेरिएबल में वैल्यू इनपुट कराते हैं और प्रोसेस करके फिर क्या करते हैं, उसका हम आउटपुट जनरेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम किस तरह से प्रोग्राम में इसका यूज करते हैं। मतलब कि ये मैथमेटिकल इक्वेशन को कंप्यूटर में हम कैसे लिखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनिशियली जो प्रोग्राम कंप्यूटर में बनेंगे वो सब बेसिकली क्या है कि फार्मूला बेस होंगे, कि जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, एरिया ऑफ स्फीयर है, या कोई और इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो इन सब इक्वेशन के और बहुत सारी इक्वेशन हैं जिनके की मैथमेटिकल फार्मूले या इक्वेशन ऑलरेडी हैं। तो इसको हम कंप्यूटर में कैसे टाइप करें, क्योंकि मैथ्स में लिखने का तरीका इसका अलग होता है और कंप्यूटर में लिखने का तरीका इसका थोड़ा सा अलग होता है। तो जैसे कि ये आपका है, सबसे पहले लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर। यदि आपको कंप्यूटर में पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट करना है
तो इसका मतलब देखिए पहले तो यह है कि कंप्यूटर में इसमें आपको क्या चीज मालूम होनी चाहिए, इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि पाई की वैल्यू क्या है और आर की वैल्यू क्या है, और नीचे जैसे ए बी एक्स वाई जहां भी जो पैरामीटर हैं या वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, उसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा क्या है कि फाइनाइट वैल्यू को ही कैलकुलेट करता है। तो जैसे हमको पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो हमेशा इस तरह की इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे, जैसे लिखा है a इज इक्वल टू पाई। अब पाई की जगह हम डायरेक्टली उसकी वैल्यू टाइप कर देते हैं, जैसे 3.14 इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जो इक्वेशन हमको लिखनी है कंप्यूटर में, इसको हमको इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में जो ध्यान देने वाली चीज ये है कि आपको इक्वेशन आपने पूरी लिखी है और बीच में जैसे आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर के लिए या तो आप फंक्शन कोई लगाएंगे, तो फंक्शन हमने फिलहाल देखे नहीं है, तो आपको इस तरह से वैल्यू को लिखना पड़ेगा। और हमेशा कोई भी वैल्यू या वेरिएबल सामने लिखेंगे तो सामने क्या लगाना पड़ेगा, आपको सामने यूज करना पड़ेगा एक वेरिएबल। तो अपने आप क्या होगा, कंप्यूटर इस इक्वेशन को 3.14 को मल्टीप्लाई करेगा आर से, उसको मल्टीप्लाई करेगा आर से, और जो भी रिजल्ट होगा वो कहाँ डाल देगा, आपका वेरिएबल ए में। क्योंकि कंप्यूटर में जब इक्वेशन मैथ्स में जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम इसका रिजल्ट नीचे नीचे लिखते चले आते हैं, पर यहाँ पे हमेशा हम कोई भी इक्वेशन हो तो उसको असाइन करते हैं एक वेरिएबल में, मतलब कि ये वाला स्टेप जो है ये एडिशनल आएगा। वेरिएबल नेम यहाँ पे ए की जगह कोई भी हो सकता है, तो ये इक्वेशन सॉल्व होगी और इसका आउटपुट कहाँ जाएगा, आपका वेरिएबल ए में। इसी तरह से जैसे हम दूसरी इक्वेशन देखते हैं, जैसे ये इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमने लिखा जैसे कोई वेरिएबल है हमारा रिजल्ट इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, तो इस तरह से हमको लिखना पड़ेगा। तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, कैलकुलेट होगा, और उनका एडिशन कहाँ जाएगा, आपका वेरिएबल res में। इसी तरह से और देखिए ये इक्वेशन जैसे है, तो इसमें हमने लिखा res इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी। तो इस तरह से जो होगा a प्लस बी और a माइनस बी यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि यहाँ पे आप जैसे मल्टीप्लाई के लिए एस्ट्रिक साइन यूज करते हैं और डिवीजन के लिए स्लैश यूज करते हैं, ना सिर्फ प्रोग्रामिंग में बल्कि कंप्यूटर में कहीं भी। ठीक है ना, तो ये अपन हालांकि इसके नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा ऑपरेटर्स, उसमें इन चीजों को और डिटेल में देखेंगे। और इसके बाद जैसे लास्ट इक्वेशन है आपकी res इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस वाई इंटू वाई। ठीक है ना, x प्लस एक्स प्लस 2 इंटू ए प्लस बी और जिस। तो यहाँ पे जो है दो चीजें ध्यान में आपको रखना है इनको देख के, ये तो आपने देख के समझ लिया होगा, पर जो ध्यान देने वाली चीजें हैं वो ये है कि आपकी कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन हो, पहली चीज है कि उसको आपको एक्सप्लोर करके लिखना है। एक्सप्लोर करने का मतलब क्या है, सॉरी यहाँ पे एक्स और वाई आएगा। एक्सप्लोर करने का मतलब है कि यहाँ पे जैसे लिखा है 2xy, तो 2xy का मैथ्स में हमको मालूम है कि मतलब क्या होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई। अगर कंप्यूटर में अगर x वेरिएबल है तो y वेरिएबल है, तो एक्स वाई एक थर्ड वेरिएबल हो सकता है, तो उसको एक्स वाई को एक्स और y का मल्टीप्लिकेशन नहीं मानेगा। तो आपको 2xy जो टर्म है इसको क्या लिखना पड़ेगा, हमेशा 2 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है ना, मतलब इक्वेशन को क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। कोई भी यहाँ पे मैथ्स जैसे शॉर्टकट नहीं चलेंगे। और दूसरा स्टेप इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इक्वेशन होगी, कैसी भी इक्वेशन होगी, तो उसको हमको हमेशा सिंगल लाइन में एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे मल्टी लाइन स्टेटमेंट आपके नहीं चलते हैं, जैसे कि इसके ऊपर वाले इक्वेशन में लिखा है कि a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी। तो ऐसा तो आप कंप्यूटर में लिख ही नहीं सकते, है ना, मतलब प्रोग्रामिंग या टर्बो सी के एनवायरनमेंट में ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, a प्लस बी होल डिवाइडेड बाय a माइनस बी। तो इक्वेशन को आपको सिंगल लाइन में लिखना है और इक्वेशन को एक्सप्लोर करके लिखना है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन को कंप्यूटेशनल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर हर एक एक्सप्रेशन के सामने आएगा आपका एक
वेरिएबल नेम, क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो होगा ये अपने आप सॉल्व करेगा कंप्यूटर और उसको रिजल्ट को कहाँ डाल देगा, इस वेरिएबल में। जैसा कि मैंने असाइनमेंट वेरिएबल का यूज शुरू में ही बताया था कि जितने भी असाइनमेंट वेरिएबल, जो भी असाइनमेंट वेरिएबल हो गया उसके राइट साइड वाला जो भी एक्सप्रेशन होगा ये पूरा सॉल्व होगा और कहाँ आएगा आउटपुट आपका, लेफ्ट साइड लिखे वेरिएबल में। तो अब इसको हम ध्यान में रखते हुए क्या बनाते हैं, अपना एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो जैसे टर्बो सी का आपका पहला जो प्रोग्राम है वो ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसको बनाने से पहले एक चीज यहाँ पे और बता दूं, प्रोग्राम की जो देखिए बाय डिफॉल्ट अप्रोच होती है वो आपको किस तरह की अप्रोच को फॉलो करना है। आपको बेसिकली क्या करना है, प्रोग्राम में जो भी इनपुट रिक्वायर है वो लेने हैं। सबसे पहला स्टेप आता है इनपुट, दूसरा स्टेप आता है आपका प्रोसेस, ठीक है ना, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। तो आपको प्रोग्राम रन करने के लिए जो भी इनपुट है सबसे पहले वो लेने हैं। तो हमने जैसे प्रोग्राम रन करने के लिए इनपुट लेने, जैसे कि आपको प्रोग्राम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का बनाना है तो इसके लिए सबसे क्या आ जाएगा इनपुट आपका, इसके लिए इनपुट आएगा आपका लेंथ और ब्रेड्थ। क्योंकि एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या मालूम होना जरूरी है, लेंथ मालूम होनी जरूरी है और ब्रेड्थ मालूम होनी जरूरी है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया को कैलकुलेट, और एरिया कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करवाएंगे उसको प्रिंट। तो ये 3 स्टेप हैं और इनका जो सीक्वेंस है वो यही होना चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम रन करने के लिए जो भी इनपुट रिक्वायर वो सबसे पहले आएंगे, उसके बाद हम उसको लेके प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको जो आउटपुट आएगा उसको हम करवा देंगे प्रिंट। ठीक है ना, तो आपको इससे क्या होगा, स्टेप का सीक्वेंस फाइंड आउट करने में इजी जाएगा कि कोई भी आपका प्रोग्राम है तो उसमें क्या होगा। अब देखिए हम प्रोग्राम जैसे बना रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम इनपुट कराएंगे लेंथ एंड ब्रेड्थ, फिर निकालेंगे एरिया और फिर इसको करा देंगे प्रिंट। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, तो वेरिएबल यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं। वेरिएबल नेम आप कोई भी ले सकते हो, पर यदि आप रिलेवेंट वेरिएबल नेम लोगे तो ज्यादा अच्छा है। मतलब जैसे हमने एक वेरिएबल ले लिया LEN लेंथ के लिए, BRE ब्रेड्थ के लिए, और एरिया हमने ले लिया। सबसे पहले मैं एंटर मैसेज कराया, एंटर लेंथ। ठीक है ना, क्योंकि मैसेज भी प्रॉपर होना चाहिए कि आप किस पर्पस के लिए वैल्यू इनपुट करा रहे हैं। एम्परसेंड LEN, इसके बाद प्रिंट एंटर ब्रेड्थ, स्कैनफ BRE। ठीक है ना, लेंथ इनपुट कराई, ब्रेड्थ इनपुट करा ली, तो 2 नंबर आपके पास यहाँ आ गए। अब हमको एरिया निकालना है, तो हमने वेरिएबल क्या लिया है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। वेरिएबल नेम था BRE। ध्यान रखिएगा वेरिएबल नेम वही यूज करेंगे जो आपने लिया है। और इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एरिया। ठीक है, अब इसको रन करा देते हैं। देखिए पूछा एंटर लेंथ, हमने इनपुट की लेंथ 20, एंटर ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इनपुट की हमने 5। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 100। ठीक है ना, आप सेकंड टाइम इनपुट कीजिए, कोई दो दूसरी वैल्यू इनपुट करो, एंटर लेंथ 2000, एंटर ब्रेड्थ 40,
आपका क्या आ जाएगा, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग वैल्यू के लिए आपका अलग अलग प्रोग्राम चलेगा। तो इस तरह से इस बेस पे आप सिंपल बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हैं। तो जैसे मैं कुछ प्रोग्राम आपको करने के लिए देता हूं अभी। तो ये जो प्रोग्राम लिख रहे हैं 1 से लेके आपके 8 तक, ये वाले प्रोग्राम आप लोग सिंपली बना सकते हैं। जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये तो हमने ऑलरेडी स्क्रीन पे बना लिया है। डिस्प्ले द सम ऑफ टू नंबर, ये बना लिया है। डिस्प्ले द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये भी बना लिया है। आप लोग बनाइएगा। कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, और स्वैप टू नंबर, स्वैप द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स। तो इनमें से जो प्रोग्राम बनते हैं आप इनको एक बार ट्राई करना, नहीं तो अपन इसको प्रोग्राम के एक दो प्रोग्राम को देख के फिर अपन आगे बढ़ेंगे।